हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बिहार डीएलएड के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 2023 के जीके जीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड से रिलेटेड सभी प्रश्न कराए जाएंगे और उससे रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के हम लोग अपने प्रश्नों में। हमने अपने पहले वीडियो में इस 1 नंबर प्रश्न से प्रश्न संख्या 10 तक कर चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में दिख जाएंगे, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे का नियम। विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि किस प्रकार में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोनार समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि सोनार का उपयोग समुद्री यात्रा में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग तो किया ही जाता है, साथ साथ समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए भी हम लोग सोनार को उपयोग में लाते हैं। यहाँ पर सोनार आपका वो वाला सोनार नहीं है जिसके पास जाके आप लोग आभूषण बनवाते हैं। यहाँ पर सोनार से तात्पर्य हमारे एक यंत्र से है, जिसका उपयोग समुद्र में छिपी वस्तुओं को और समुद्र की दूरी को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या है? तो सूर्य में नाभिक के ईंधन दोस्तों आपके हो जाएंगे हीलियम। हीलियम दोस्तों सूर्य के नाभिक के ईंधन हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों, स्नायु की कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। आप लोग देख सकते हैं आंसर, स्नायु कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। दोस्त, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 है आपका, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? दोस्तों, यह साइंस का विषय है। दोस्तों, यह साइंस का विषय है और यह प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान में जरूर रखेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी सीले। हेनरी सीले इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी सीले ने की थी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को होमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फलों के अध्ययन को होमोलॉजी कहा जाता है। फिर एक बार से दोस्तों, यदि आप डीएलएड की एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे हैं तो टाइम 30 मार्च तक, यानी कि बहुत कम टाइम है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ के रहें। आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि डीएलएड से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पाने के लिए यह चैनल सर्वोपरि है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का दोस्तों गूदेदार पुष्पांशन खाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका आंसर गूदेदार पुष्पासन
नाशपाती के भाग को हम लोग खाते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। मधुमेह जब हो जाता है हमको, तो हमारे अग्नाशय जो है शरीर का एक अंग है, वह प्रभावित होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए मधुमेह होने का क्या कारण है, तो आपका ये हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। दोस्तों इंसुलिन हमारे शरीर से निकलने वाली हार्मोन है इंसुलिन, जिसकी कमी से हमें मधुमेह की रोग हो जाती है। दोस्तों ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न से तात्पर्य हमारा है कि यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है, तो उसकी अस्पष्टता न्यूनतम दूरी कितनी है? तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह आपके डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह प्रश्न इस प्रकार से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि मानव के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको इससे विपरीत पूछ लिया जाए कि मानव के एक स्वस्थ व्यक्ति के मानव की अधिकतम दूरी क्या है, अधिकतम दूरी पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आप इसे जानते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, नहीं तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? दोस्तों आप संक्रामक रोग समझते हैं, जिससे हम लोग आपस में कनेक्टिविटी से फैल जाती है, उसे ही हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग था। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों हैजा। हैजा एक संक्रामक रोग है। आपके डीएलएड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कम घनत्व। वायुमंडल में कम घनत्व होने के कारण बादल तैरते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि जल के बूंद का गोल गिरने का क्या कारण है? तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, जल की बूंदें जब भूमि में प्रवेश करती है तो उसके गोल गिरने का क्या कारण है दोस्तों पृष्ठ तनाव उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 है, ओम किसकी इकाई है? ओम किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह भी आपके डीएलएड एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रतिरोध जो है इसका सही उत्तर होगा। ओम प्रतिरोध का इकाई है। दोस्तों ओम कैसा होता है, इसका संकेत क्या है? तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ओम होता है। पाई के आकार का ये होता है बेसिकली, पर आप उसे एक लोटा के रूप में समझ सकते हैं, उल्टा लोटा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, वेबर किसकी इकाई है? वेबर आपका किसकी इकाई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 15 है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर हो जाएगा आपका। ध्वनि की तीव्रता को ओडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है जो आपका नीचे देख सकते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एंडरसन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु में 3 कण होते हैं। कितने कण होते हैं दोस्तों? 3 कण होते हैं। उसमें आपका प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं एवं इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो है आपका चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन आपकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यदि आपको प्रोटॉन
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम पूछ लिए जाएंगे तो आप एक प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं कौन सा है। तो ट्रिक है आपका दोस्तों, ईटा पर मोर नाचे, मोर नाचे। ईटा पर मोर नाचे जो है एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम याद रख सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो ईटा अर्थात ई जो है हर्षई से इलेक्ट्रॉन होता है और टो से जो हो जाएगा जे थॉमसन हो जाएगा। उसके बाद पो से पर जो है आपका पो से हो जाएगा प्रोटॉन और रो से हो जाएगा रदरफोर्ड, अर्थात प्रोटॉन की खोज जो की हमारे रदरफोर्ड ने की। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी उस तरह की सुविधा है नहीं कि हम आपको अच्छे से बता पाएँ। दोस्तों आप लोग मेरे ट्रिक को सुनेंगे। ईटा पर मोर नाचे, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड। कोई अर्थ नहीं होगा। नाचे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? नाचे का अर्थ हो जाएगा आपको नो से न्यूट्रॉन और चो से चैडविक। तो हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ईटा पर मोर नाचे, ईटा दोस्तों ईटा अर्थात इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की, जे थॉमसन ने की। उसके बाद पर ओ से प्रोटॉन और रो से रदरफोर्ड, रो से रदरफोर्ड और मोर नाचे, जिसमें मोर का कोई अर्थ नहीं है और नाचे का अर्थ हो जाएगा आपको, नाचे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, नाचे का अर्थ हो जाएगा नो से न्यूट्रॉन और चो से चैडविक, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाने के लिए प्रेरित रहेंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली जो है अपकेंद्रन प्रणाली पर जो है आधारित है दोस्तों, अपकेंद्रन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आप इसे ज़रूर याद रख के जाएंगे। आपसे डीएलएड के एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। प्रश्न संख्या 19 है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है दोस्तों। आप इसे भी याद रखेंगे। पहला जो था प्राचीन वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, है ना। अभी जो है आपका वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए और हमें दूसरे वीडियो में भी आपको जीके जीएस के प्रश्न देने हैं, इसलिए हम लोग आज प्रश्न संख्या 20 तक देखेंगे। यदि आप इससे आगे की वीडियो चाहते हैं तो कुछ ही समय बाद आपको आगे के वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपका, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, यानी किसकी इकाई द्वारा ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आप इसी तरह के प्रश्नों के लिए आगे भी इस तरह के प्रश्न चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और पहले के जीएस के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं।